जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन किया है अब्दुल हमीद गुल साहब ने। आप सरबराह हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान के। ब्रेक से पहले बात हो रही थी इस वक्त मशरिक़ वस्ती की सूरत-ए-हाल की, और ख़ास तौर पे जो एक नई खबर सामने आई है मुज़ाकरात के हवाले से, और यही गुफ्तगू हो रही थी कि क्या मुज़ाकरात हो पाएंगे, अगर होंगे तो कितने मुश्किल होंगे, कितने संजीदा होंगे, क्या ईरान भी अपने मौक़िफ़ से कुछ पीछे हटेगा, क्या इसराइल की जो हठधर्मी है उससे वो बाज आएगा, और ख़ास तौर पे जो ट्रंप के बयानात गैर मुतवक्को बयानात, क्या ऐसे हालात में मुज़ाकरात हो पाएंगे। इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। अब्दुल हमीद गुल साहब, मुकालमा में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल हमीद गुल साहब, आज की जो बड़ी खबर मुज़ाकरात के हवाले से सामने आई है, जैसे मैंने इंट्रो में बताया, आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएंगे, क्या होगा, और पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार होगा, और ये किस तरफ को मामला लग सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आया ना, जी तो बिल्कुल। फिर जिसने जुल्म किया वो कौन था? वो भी तो डोनाल्ड ट्रंप था। हम्म। और जिसने पहले मुज़ाकरात से मुंह फेरा वो कौन था? वो भी डोनाल्ड ट्रंप था। बिल्कुल बिल्कुल जिसने वहां बच्चियों को शहीद किया वो भी डोनाल्ड ट्रंप था। बिल्कुल जिसने ईरान की ईंट से ईंट बजा दी वो भी डोनाल्ड ट्रंप था। बिल्कुल। और जिसने इसराइल की खुशनुदी हासिल करने के लिए पूरी दुनिया का अमन, सुकून, सलामती, मईशत हम्म। दांव पे लगा दी वो भी डोनाल्ड ट्रंप था। बिल्कुल सही इसलिए कह रहे पहली हैं। बात यह है कि ये ख्वाहिश तो उनकी अपनी जाती राय है। हम्म। और जहां वो एक जमाने में रिजीम चेंज करने की बातें कर रहे थे, हम्म। आज उनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए जब वो ये कह रहे हैं कि हम्म। काबिल सद एहतराम आयतुल्लाह के साथ मिलकर शायद मैं भी हम्म। आप नए हुर्मुज कंट्रोल करूं। तो जी भाई, अगर बिल्कुल। आप पहले तो उनको गालियां देते थे, आज बिल्कुल। उनको तुम काबिल सद एहतराम कह रहे हो। अगर हम्म। बात इतनी आ गई है हम्म। तो अपनी जो कटी हुई नाक है उसको हम्म। मजीद कटने से बचाओ, और हम्म। सीधा सीधा एक्सेप्ट कर लो जी। कि तुमसे गलती हुई थी, हम्म। तुमने ज्यादती की थी, और ईरान की जो शर्तें हैं उनको कबूल करो। तुम यहाँ थानेदार बने हुए हो, पूरी दुनिया के ठेकेदार हो, जो तुम जाके किसी पे इक्तसादी पाबंदी आयद करते हो, किसी बिल्कुल। पे मुआशी पाबंदी आयद करते हो, हम्म। जिसका दिल चाहता है जिस पे तुम चढ़ दौड़ते हो। रात की तारीकियों में फिर तुम्हें बागराम से मुंह छुपा के निकलना पड़ता है, तब भी बिल्कुल। तुम एक झूठा बहाना बना के आए, लेकिन तब तुम्हारे मुल्क, तुम्हारे साथ 48 मुल्क शामिल थे, जी जो बिल्कुल। इसके अंदर शामिल थे, अफगानिस्तान के अंदर, जहां तुमने 2.43 ट्रिलियन डॉलर झोंक दिया, और रिजल्ट क्या हुआ? मासवाए जिल्लत और रुसवाई के कुछ नहीं सही हुआ। कह रहे हैं। तो इसी आप क्या। तरीके से जी जी। आज जी जी, आप फरमाइए। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं कि वाकई अमेरिका इस वक्त एक्सपोज हो चुका है, कोई दुनिया का मुल्क उसके साथ नहीं खड़ा, और अब वो दुश्मन तराजी से आप जनाब पे आ गया है, तो अभी वाकई अमेरिका एक्सपोज हो गया है, दुनिया इसके साथ नहीं खड़ी, और ये बैकफुट पे चला गया है, या जा सकता है? अमेरिका तो पहले 48 घंटे में ही एक्सपोज हो गया था, उसकी जो ताकत का गरूर था। और फिर जो एक्सपोज हुआ, आपने देखा कि जब उनके जहाज गिरे, फिर आप एक्सपोज हुआ जब उनके जो बहरी बेड़े थे वो वहां से फराटे भरते हुए दूर दराज निकल गए और कुछ जल गए। तो ये तो एक्सपोज तो हो गया था। फिर नेटो से दूरी, सिफारती तन्हाई, मुआशी बिल्कुल। अदम इस्तेहकाम, पूरे अरब दुनिया से जो एतमाद उसको ठेस पहुंचा। तो ये तमाम चीजें अमेरिका को एक्सपोज करने में काफी थी। ठीक लेकिन है। लगता है कि मजीद एक्सपोज होना है। अभी ये जो मुज़ाकरात की आपने बात फरमाई है, मुज़ाकरात तब मुमकिन होंगे जब ईरान की 6 जो बुनियादी शराइत हैं उनको तस्लीम करना पड़ेगा। सही। खास तौर पे जंगबंदी के हवाले से गारंटी कौन देगा? पाकिस्तान तो दे नहीं सकता। बिल्कुल। पाकिस्तान तो फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर सकता है, लेकिन इस फैसिलिटेटर का किरदार अदा करने में पाकिस्तान का क्या फायदा है, ये भी देखना है। क्या मुफ्त मुफ्त हम कर दें अमेरिका की सिर्फ यारी के अंदर, जिसने हमें कभी भी अपने यार नहीं समझा, जिसने पाकिस्तान के साथ सिर्फ जबानी कलामी यारी का बोला, जी लेकिन बिल्कुल। इंडिया के साथ जाके दिफाई मुआहदात कर लिए, उनको टैरिफ कम करके 18% कर दिया। सही। तो ये देखें, अब तो गारंटी तो चीन देगा और रूस देगा, जी लेकिन बिल्कुल। क्या चीन और रूस अभी मूड में है? क्या बिल्कुल। चीन और रूस बड़ा इसके सवाल बदले यही में है।
अपने ऊपर ट्रेड टैरिफ खत्म करवाएंगे, या फिर अपने ऊपर जो पाबंदियां, तेल की पाबंदियां और गैस की तरसील पे पाबंदी जो रूस पे लगी हुई है अमेरिका की जानिब से, क्या उसको खत्म करवाया जाएगा? सही। ये वो चंद सवाल हैं जिसको देखना है। और फिर खास तौर पे चीन और रूस अगर ऐसा करेंगे तो फिर उनको एक मुतबादल सुपर पावर के तौर पर भी अमेरिका को तस्लीम करना पड़ेगा। बिल्कुल क्या सही अमेरिका कह इस रहे हैं। पोजीशन में है ये करने के लिए? बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। सही है। तो अभी आप क्या समझते हैं कि अमेरिका के अंदर जो ट्रंप के खिलाफ कितनी वहां पे मूवमेंट चल पड़ी है, आगे फिर मिड टर्म भी आ रहे हैं, तो जो उसके अपने मुल्क की सियासी सूरत हाल है अमेरिका के अंदर, क्या ट्रंप उससे मुतासर होगा और ये जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है इसमें वो अजीमत को बर्दाश्त कर पाएगा, पीछे हटेगा, क्या करेगा? आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो सारी सूरत हाल चल रही है, अगर मुज़ाकरात भी नहीं हो पाते तो फिर हम किस तरफ को जा सकते हैं? देखिए, जब जब अमेरिका में तेल की कीमत 110 बैरल से ऊपर गई, तो फिर उसके नतीजे में मिड टर्म इलेक्शन पे बड़ा भयानक असर पड़ता है। ठीक है। 22 से 24 सीटें हुकूमत को लूज करना पड़ जाती हैं। पूरी ठीक है। तारीख गवाह है इस बात की। तो अब जो तेल की कीमत है वो आपके सामने है। जी बिल्कुल। जो वहाँ एक मुआशी बदहाली है वो आपके इल्म में है। तो ऐसी सूरत के अंदर मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़े चैलेंज उभर के सामने आ रहे हैं, जिसका इजहार खुद अमेरिकी मीडिया कर रहा है, अमेरिकी जो अशराफी है वो कर रही है, और जो उनकी इंटेलिजेंसिया है वो इस बात को कर रही है। और सबसे बढ़कर ये कि इस टाइम पे अवाम जो कम तरीन जो उनकी पॉपुलैरिटी है डोनाल्ड ट्रंप की, वो ऑलरेडी हिट कर चुकी है। ऐसी सूरत के अंदर मिड टर्म इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और कहीं ये मामला दूसरी जानिब ना निकल जाएं तो अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा बहरान जन्म लेने वाला है। सही। तो अभी आप क्या समझते हैं कि आबनाए होर्मुज़ के ऊपर जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, ईरान अपनी मर्जी से जो जहाज गुजरवा रहा है, जो नहीं गुजरवा रहा, तो क्या अमेरिका मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है आबनाए होर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल करने या उसको खुलवाने में? तो ऐसी सूरत हाल में फिर अमेरिका आगे क्या सोच सकता है? क्या वो बैकफुट पे चला जाएगा? क्योंकि बाकी मुल्कों की भी कोई हमायत उसको ना हासिल हो सकी, उसने पिछले हफ्ते कॉल भी दी लेकिन कोई मुल्क ना आया। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में आबनाए होर्मुज़ पे क्या होने जा रहा है? फेल तो हो गया ना जी। आबनाए होर्मुज़ खोलवाने के लिए इससे ज्यादा बढ़कर उनकी क्या दो बातें हैं। जिस मुल्क के ऊपर 47 साल तेल की तरसील पर पाबंदी लगाई, अब उनको इजाजत दे दी है कि आप अपना तेल बेचें और अमेरिका के खिलाफ हथियार खरीद के वो अमेरिका से लड़ें। दूसरे लफ्जों में तो यही बात है। और फिर खुद ये कल रात का जो बयान डोनाल्ड ट्रंप का आया कि अब आयतुल्लाह खामेनी, जो खामेनी साहब हैं, आयतुल्लाह साहब उनके बेटे मुज्तबा खामेनी, आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी के साथ मिलकर अगर उन्होंने चाहा तो मैं जो है आबनाए होर्मुज़ का पहरा देंगे हम लोग। तो इससे तो उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया कि ईरान के पास आबनाए होर्मुज़ की कुलिये की चाबी है और वो सारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ईरान के पास है। और आप देख लें कि जो पेट्रो डॉलर थे वो भी अब युआन के अंदर पेमेंट हो रही है, और भारतीय जहाज जो तेल के हैं वो भी युआन के अंदर पेमेंट करके आ रहे हैं, जिससे एक डॉलर को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचना शुरू हो चुका है। ऐसी सूरत के अंदर आबनाए होर्मुज़ के ऊपर तो फिलहाल ईरान का राज है और बड़ा मजबूत है। सही। तो ऐसी सारी सूरत हाल में फिर खलीजी ममालिक और दूसरे जो दीगर इस्लामी ममालिक है वो क्या कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं? कुछ सफ़बंदी हो रही है या हम सब सोए हुए हैं? इतना बड़ा नुकसान हो गया खित्ते के अंदर, एक ईरान के ऊपर बिलावजह हमला हो गया और ताबड़तोड़ हमले अभी जारी है, तो मुस्लिम ममालिक क्या सोच रहे हैं? क्या कोई इनके अंदर भी बेदारी हुई है इतने बड़े नुकसान के बाद? 1,24,000 में से 1,20,000 पैगंबर, नबी, अंबिया, औलिया इनके ऊपर आए थे। तो ये सुधरे नहीं है, ना तब सुधरे थे ना अब सुधरे। हकीकत यह है कि इस टाइम पे सूरत हाल बड़ी बातें नजर आ रही है। ईरान की जंग को जरा साइड पे रखें। जब गजा के अंदर इंसानियत का जनाजा निकल रहा था और मासूम बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को शहीद किया जा रहा था और 70,000 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया, बेदर्दी से नस्ल कशी की गई मुसलमानों की,
तो जी, जी। उस टाइम पे क्या वो अरब ममालिक जिन्होंने अपने सिफारत खाने तेल अवीव में खोले हुए थे, जी, जी। उन्होंने बंद कर दिए थे। तो नहीं फिर दिया। जब ये कहा जाता है कि ईरान ने, कई लोग जो हमारे मासूम और नादान लोग हैं जो कहते हैं कि ईरान ने हजारों मुसलमानों को शहीद किया, उनका कातिल है, तो ये बता दें कि ये जो मुसलमानों का कत्लेआम गजा के अंदर, जिसकी तो सबको वादे, मतलब इसमें तो कोई ढका छुपा है ही कोई नहीं, हर चीज रोज़ रोशन की तरह अयान है। तो क्या उस टाइम पे जो मुसलमान ममालिक यहाँ बैठ के फंड कर रहे थे अमेरिका को जी, और बिल्कुल। उनको पैसे दे रहे थे, जो वो इसराइल को आगे दे रहा था और वो मुसलमानों को मार रहे थे, तो उनके मुतालिक उनकी क्या राय होगी? तो सही ये है। जो सूरत हाल नजर आ रही है, ये अगर थमना हुआ मामला, तो ये अप्रैल के पहले हफ्ते तक थम जाएगा, ठीक है। वरना एक भयानक लड़ाई के लिए मेरे ख्याल में पूरा खित्ता झुलस जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान अरब दुनिया को होगा। सही है। अच्छा, ये जो तवानाई बहरान पैदा हो गया है, आप क्या समझते हैं कि अगर ये जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि अगर ये अप्रैल के पहले हफ्ते तक हो रुक गया तो ठीक है, नहीं तो बढ़ जाएगा, तो फिर ये तवानाई बहरान किन किन ममालिक को लपेट में ले सकता है? अमेरिका को, यूरोप को, दीगर ममालिक को किस हद तक लपेट सकता है कि उनकी मईशतें तबाह हो सकती हैं या कुछ गुजारा हो जाएगा? देखिए, अमेरिका को तो शायद ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन जो अमेरिका से मुंसलिक ममालिक हैं, जो उसके बड़ा अपना मानते थे, वो उसको अब छोटा मानना शुरू हो जाएंगे, और उसके नतीजे के अंदर अमेरिका एक बहुत बड़ी तन्हाई का शिकार हो जाएगा, जिससे शायद वो अपने सुपर पावर का रुतबा कायम न रख पाए। ठीक है। दूसरी जानिब जो ये दीगर ममालिक हैं, जिनको रूस का और ईरान का डरावा दिया गया था, चीन का डरावा दिया गया था, आज वो ममालिक इन्हीं ममालिक के साथ जाके खड़े हो जाएंगे, और जब अगर ये खड़े हो गए तो ये एक ऐसा नुकसान होगा जो शायद मुआशी नुकसान से कहीं ज्यादा अमेरिका को नुकसान पहुंचे। हाँ, दीगर ममालिक जो खासतौर पे यूरोप है, वो तो रूस से मुखालिफ था, लेकिन क्योंकि मशरिक वस्ता की तेल और गैस की सप्लाई बंद होने के बाद अब वो मजबूर हो जाएंगे रूस से तेल और गैस लेने के लिए, और जाहिर है रूस अपने तमाम बदले चुन चुन के लेगा। दूसरे तरफ हम अगर देखें तो ईस्टर्न ममालिक हैं, आज भारत के अंदर जो गैस की वजह से एक बहरान जन्म लिया, वो एक मेरे ख्याल में इतना बड़ा बजाते खुद जो बहरान है, जो आइंदा चंद दिनों के अंदर भारत को बिल्कुल लपेट के रख देगा, और भारत के अंदर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो जानी है। तो ये जो कि ऑलरेडी इस टाइम पे जारी हो चुकी है, तो ये इसके असरात पाकिस्तान पे भी पड़ेंगे, जैसे कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बुरी तरीके से असरात पड़ रहे हैं, पहले ही कमजोर हालात हैं, और अगर हम ईरान से तेल खरीदना शुरू कर देते हैं, जो कि वो पहले आपको 16 रुपए पे पेट्रोल और 8 रुपए पे डीजल देता था बॉर्डर के ऊपर, आप क्योंकि अमेरिका के दबाव में थे, आपने नहीं लिया। अभी तो फैसला डोनाल्ड अपना हमारे शहबाज शरीफ साहब को करना है कि उन्होंने जो नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को सलूट मार के कहा था कि मैं आपको नोबेल इनाम के लिए हकदार समझता हूँ, नामजद करता हूँ, तो क्या अब ये उनको अपने बात के ऊपर माफी मांगनी चाहिए और अपने इस इल्जाम जो उन्होंने ये एजाज बख्शने की कोशिश की, क्या अब उसको रजू करके उससे दस्तबरदार होने का वक्त आ गया? क्या बोर्ड ऑफ पीस से बाहर आने का वक्त आ गया? क्योंकि इंडोनेशिया जिसने कहा हम सबसे ज्यादा फौजें भेजेंगे, आज उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि हम वहां से अपने आप को निकाल रहे हैं। तो पाकिस्तान कब तक बोर्ड ऑफ पीस से, जो कि बोर्ड ऑफ वॉर बन चुका है, हम कब तक इससे जुड़े रहेंगे? तो मेरे ख्याल में वी शुड कम आउट ऑफ दिस डिल्यूजन। सही है। अच्छा, अभी आप क्या समझते हैं कि अमेरिका की तरह यूएन भी मुकम्मल एक्सपोज हो गया है, गजा की सूरत हाल पे भी नाकामी रही, कोई पेशरफ्त ना हो सकी, अब दोबारा ये जो ईरान के ऊपर हमलावर हुए हैं, इस हवाले से भी कोई यूएन की तरफ से किसी किस्म की भी कोई दादरसी ना हुई, तो अब हम क्या समझें कि वाकई यूएन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है, अमली तौर पे इसका कोई अमल दरामद नहीं रहा? यूएन को तो अमेरिका ने पहले ही जीरो करके रख दिया था, और जो आपने देख ही लिया, चाहे गजा के हवाले से उनका किरदार था, किरदार क्या था? बद किरदार था। सीधी सी बात है, यूएन के अंदर एक आदमी ऐसा जिसको आलमी जो अदालत है उसने मुजरिम करार दिया, उसको वहां यूएन के अंदर खिताब करने का मौका दिया गया, तो फिर यूएन कहाँ रह गया? कौन सा यूएन? नॉनसेंस बातें हैं। यूएन तो फारिग हो गया, और अब नए इत्तेहाद बनेंगे। अब आपको शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा तकबीयत और परवान चढ़ती नजर आएगी, ब्रिक्स बैंक आपको मजीद मजबूत होता नजर आएगा, चाइना और
इनका इन्फ्लुएंस नजर आएगा, लेकिन पाकिस्तान को भी अब FATF और IMF, वर्ल्ड बैंक और UN जैसे दोगले और झूठे इदारों से दूर रहना पड़ेगा, सही। जो अमेरिका की लाकानूनियत को कानून का नाम देने के लिए दूसरी जंग अजीम के बाद बनाए गए थे। सही है। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है? मुज़ाकरात में भी इसका भी नाम आ रहा है। आगे आप चल के क्या देखते हैं पाकिस्तान का खित्ते में और आलमी सतह पे जो किरदार है, क्या उसमें इजाफा होने जा रहा है, और हमें कौन कौन से चैलेंजेस का सामने है और किस अंदाज से हमारा चलना ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को भी सेव कर लें और अपने मुल्क को भी आगे लेके जाएं? पाकिस्तान का चैलेंज तो सबसे बड़ा इत्तेहाद है, जो कि फिलहाल आपके मुल्क में नजर नहीं आ रहा, और अवाम डिवाइडेड हैं, और डिवाइडेड अवाम एक मजबूत फौज को शायद जो सपोर्ट चाहिए होती है वो नहीं दे पाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान का किरदार यही है कि पाकिस्तान को जब मगरबी जो फंदे इन्होंने लगाए हैं, जो मैंने अभी जिक्र किया, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों का, FATF जैसे, इनको खैरबाद कहना पड़ेगा, तब हमारे लिए बहुत बड़ा किरदार है। और मशरिक़ वस्ता के अंदर क्योंकि बहादुरों की जिंदगी हुआ करती है, आपने ईरान के हवाले से देख लिया, तो जो बुज़दिल होते हैं या जो वक्त पे फैसले सही नहीं ले पाते, उनके लिए फिर ट्रेन निकल जाती है, फिर वो हाथ मलते रह जाते हैं। सही है। अच्छा, अफगानिस्तान के हवाले से क्या अपडेट है? किस हद तक जो वहाँ पे दुश्मन है, हमने उनके ठिकाने जो है वो ख़त्म कर दिए हैं, स्ट्राइक जारी है, अभी मौजूदा क्या सूरत हाल है? किस हद तक पाकिस्तान ने अपने दुश्मनों के खिलाफ कामयाबी हासिल की है? ये पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो मखसूस अहदाफ थे उनको कामयाबी से हासिल किया गया है। अभी वक्ती तौर पे ईद की वजह से जंगबंदी की गई थी। देखना यह है कि ये अब इसके अंदर कोई खातिर खा नताइज निकले हैं, क्योंकि चीन ने कुछ कोशिश की थी जिसके नतीजे में ये हमने किरदार अदा किया और वैसे भी ईद का एहतराम किया। अब अगर अफगानिस्तान से हमले जारी रहे तो पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयाँ मेरे ख्याल में पहले से ज़्यादा मजबूत अंदाज में जारी रहेंगी। सही है। तो अभी आप क्या समझते हैं कि जिस मजबूत अंदाज में पाक फौज की तरफ से दुश्मनों के ऊपर हमले किए गए अफगानिस्तान में, इसके बाद जो हमारे अंदरूनी दुश्मन है, हमारे अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, सहूलतकार हैं, क्या उनको भी सबक मिल गया है या अभी उनके खिलाफ भी मजीद कार्रवाई की जरूरत है? नहीं, अभी कार्रवाइयाँ होंगी, मजीद बहुत ज़्यादा कार्रवाइयों की ज़रूरत है। फिलहाल तो कोई ऐसी मैं नहीं देख रहा कि जो आप कहें कि कोई ऐसी मशवत पॉलिसी, और वैसे भी हुकूमत बहुत वीक है, और ऊपर से जो महंगाई का तूफान आ रहा है और जो हमें मुआशी चैलेंजेस हैं, फिलहाल तो ये हुकूमत उससे निपटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जी सही है। तो अभी आप क्या समझते हैं कि जी, अगर आप मुझे इजाज़त देते हैं, मेरी नमाज जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आप बता रहे थे कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता में क्या सूरत हाल है और किस तरीके से मुज़ाकरात मुमकिन हो सकते हैं। वो बता रहे थे कि अमेरिका जो मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो गया और हमने अफ़गानिस्तान की तरफ जो है वो वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स करके हमने अपने दुश्मनों को, ठिकानों को काफ़ी हद तक तबाह कर दिया है, लेकिन मुल्क के अंदर जो दुश्मन मौजूद है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होना बाकी हैं। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।